हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक इन माय क्लास। आप सभी का पुनः मेरी क्लास में स्वागत है। आज का हमारा टॉपिक है पोर्टर्स 5 फोर्सेस। ठीक है, स्टार्ट करते हैं। पोर्टर्स 5 फोर्सेस। पोर्टर्स एक क्या थे, मतलब प्रोसेस कहना चाहिए, साइंटिस्ट कह सकते हैं या फिर एक प्रोफेसर कह सकते हैं। एक प्रोफेसर थे जिन्होंने 5 फोर्सेस दी थी किसी भी कंपटीशन या किसी भी मार्केट के जो प्रॉफिट है उसको एनालिसिस करने के लिए। ठीक है, तो जो पोर्टर है, ये पोर्टर का फुल नेम था माइकल ई पोर्टर। ठीक है, माइकल ई पोर्टर ने जो 5 फोर्सेस दिए थे उसकी मीनिंग ये कहती है कि जो 5 फोर्सेस है ये क्या है, एक फ्रेमवर्क है। 5 फोर्सेस एक फ्रेमवर्क है जिसमें कंपनी के या फिर कह सकते हैं किसी मार्केट के कंपटीशन और मार्केट के प्रॉफिट को एनालिसिस एक सिंपल तरीके से एनालिसिस कर सकते हैं। ठीक है, जो पोर्टर है माइकल ई पोर्टर, इन्हें 5 फोर्सेस इसलिए दी थी। आप किसी भी बिजनेस को स्टार्ट करते हैं या फिर किसी भी कंपटीशन में हिस्सा लेते हैं, आपकी जो शक्तियाँ हैं, उनने जो शक्तियाँ दी थी उनका यूज़ करके आप उसमें उस कंपनी में या फिर उस इंडस्ट्रीज में होने वाले जो भी कंपटीशन है या प्रॉफिट है उसको समझकर अच्छा प्रॉफिट अर्न कर सकते हैं। ठीक है, स्टार्ट करते हैं। जो पोर्टर्स 5 फोर्सेस थी वो था कि पोर्टर्स 5 फोर्सेस इज अ मॉडल यूज टू एनालाइसिस द लेवल ऑफ कंपटीशन इन an industry by examining 5 competitive forces: new entrants, substitute, buyers, suppliers and industry rivalry। ठीक है, इन्होंने 5 फोर्सेस कौन से दी थी? न्यू एंट्रेंट्स, सब्स्टिट्यूट, बायर्स, सप्लायर्स एंड इंडस्ट्री रिवलियर। ठीक है, इन्हें ये 5 फोर्सेस दी थी। क्यों दी थी? ताकि आप कोई भी बिजनेस स्टार्ट करते हैं, आप किसी न्यू मार्केट स्टार्ट करते हैं, कोई न्यू कंपनी स्टार्ट करते हैं, तो जो चीज़ें होती है उस कंपनी में या उस इंडस्ट्री में जो भी कंपटीशन हो रहा है, मार्केट में जो प्रॉफिट हो रहा है उसको अच्छे तरीके से या सिंपल तरीके से एनालिसिस कर सके, इसलिए पोर्टर ने 5 फोर्सेस दी थी। ठीक है, पोर्टर्स 5 फोर्सेस मॉडल किसी उद्योग में, मतलब किसी भी इंडस्ट्री में कंपटीशन को 5 शक्तियाँ, मतलब जो कंपनी स्टार्ट कर रहा है उसको 5 शक्तियाँ दी थी। कौन कौन सी थी वो? नए प्रवेशकर्ता, प्रतिस्थापन, खरीदार, आपूर्तिकर्ता और उद्योग प्रतिद्वंदिता। मतलब न्यू इंटरेस्ट, मतलब जब कोई अपनी न्यू कंपनी स्टार्ट करता है या न्यू मार्केट में प्रवेश करता है उसको क्या बोलते हैं? न्यू एंट्रेंट्स कहते हैं। ठीक है, सब्स्टिट्यूट मतलब प्रतिस्थापन, आप किसी चीज़ के बदले कोई दूसरी चीज़ खरीदते हैं। ठीक है, ये जो होता है प्रतिस्थापन। फिर देखते हैं बायर्स। ठीक है, जो कोई चीज़ की खरीदारी करते हैं। सप्लायर्स, आप किसी चीज़ का सप्लाई करें उस चीज़ को। इंडस्ट्री रिवलियर, मतलब इसमें क्या बोला जाता है? उद्योग प्रतिद्वंदिता, मतलब अपने इंडस्ट्री में कंपटीशन। ठीक है, ये 5 शक्तियाँ दी थी पोर्टर ने। इसे देखते हैं स्टेप बाय स्टेप। सबसे पहले देखते हैं कि जो पोर्टर है, ठीक है, मैंने आपको सिंपल सा मीनिंग ये बताया कि जो पोर्टर है उनने अपनी ये 5 फोर्सेस इसलिए दी थी कि आप किसी नए बिजनेस को स्टार्ट करते हैं या न्यू मार्केट में एंट्री करते हैं, तो आप उस कंपटीशन से आप उस मार्केट के प्रॉफिट को कैसे एनालिसिस कर सकते हैं। ठीक है, इसलिए इन्होंने क्या दिया था? ये 5 फोर्सेस दी थी। पोर्टर्स इंट्रोड्यूस्ड दिस 5 फोर्सेस टू हेल्प कंपनीज अंडरस्टैंड इंडस्ट्री competitiveness, market attractiveness and long term profitability so they can make better business strategy। ठीक है, उन्होंने यही कहा है कि जो माइकल पोर्टर थे, मैंने आपको फुल नेम बताया कि जो पोर्टर थे उनका वो एक प्रोफेसर थे और उनका फुल नाम है माइकल ई पोर्टर। इन्हें 5 फोर्सेस इसलिए दी थी ताकि कंपनी, मतलब अगर कोई व्यक्ति नई कंपनी स्टार्ट कर रहा है या फिर कोई कंपनी पहले से स्थापित है, स्टेब्लिश्ड है कंपनी या किसी इंडस्ट्री में, ठीक है, न्यू इंडस्ट्री में, कंपटीशन, अट्रैक्टिवनेस और फ्यूचर प्रॉफिट, कि उसका कंपटीशन क्या कहता है, मतलब कौन कौन से कंपटीशन चल रहे हैं इस कंपनी में, इंडस्ट्री में, वो कंपटीशन, अट्रैक्टिवनेस कि
मतलब उस कंपनी से जुड़े जो भी कस्टमर्स हैं, ठीक है, वो कस्टमर्स को क्या अच्छा लगता है, वो किस चीज़ से, किस प्रोडक्ट से अट्रैक्टिव होते हैं। फ्यूचर प्रॉफिट, कि ये कंपनी या इंडस्ट्री ऐसा क्या करे, कौन सा प्रोडक्ट लॉन्च करे उससे कि वो कंपनी या इंडस्ट्री अच्छा ग्रोथ करे, अच्छा प्रॉफिट अर्न करे। ये सारे चीज़ को समझने के लिए, बिजनेस स्टार्ट करने के लिए पोर्टर ने ये 5 फोर्सेस दी थी, ठीक है। पोर्टर्स 5 फोर्सेस, ठीक है। 5 फोर्सेस में फर्स्ट थी ट्रेड ऑफ न्यू इंटायर्स, ठीक है। सेकंड है बार्गेनिंग पावर टू बायर्स। थर्ड है बार्गेनिंग पावर सप्लायर्स। फोर्थ है ट्रेड ऑफ सब्स्टिट्यूट। फिफ्थ है इंडस्ट्री रिवेलियर या कॉम्पिटिटिव रिवेलियर, ठीक है। ये 5 फोर्सेस दी थी किसने, पोर्टर ने। इसे स्टेप बाय स्टेप देखते हैं कि फर्स्ट क्या है। फर्स्ट है क्या, न्यू इंटायर्स। The threat of new entries refer to how easy it is how new competitors to enter the industry and increase competitions। जो उनकी फर्स्ट शक्ति थी, जो उन्हें फर्स्ट फोर्सेस दी थी, उसमें उन्होंने कहा था कि नए प्रवेशकर्ता, मतलब नए नया बिजनेसमैन जो अभी नया नया बिजनेस स्टार्ट कर रहा है या किसी नए बिजनेस में या न्यू मार्केट में कोई कदम रख रहा है, ठीक है, उसको उसका खतरा बताता है कि नई कंपनियां कितनी आसानी से उद्योग में आकर प्रतिस्पर्धा बढ़ा सकती है। मतलब कोई बिजनेस या कोई कंपनी पहले से इस्टेब्लिश है और उसमें कोई नया कॉम्पिटिटर आता है या कोई उसमें नई एंट्री लेता है, कोई उसमें नया बिजनेस स्टार्ट कर रहा है, तो जो पहले से इस्टेब्लिश वहाँ कंपनी थी उस पर उसका कितना इफेक्ट पड़ेगा, ये क्या बताता है, इसकी फर्स्ट जो फोर्सेस थी उसमें बताया जाता है। एग्जाम्पल देखिए, बेकरी का बिजनेस, ठीक है। जो बेकरी होती है उसका बिजनेस आसान है, कोई भी कम पैसों में नई बेकरी खोल सकता है, ठीक है। अगर उस एक बेकरी है, उसके पास क्या हुआ, एक व्यक्ति ने न्यू बेकरी स्टार्ट कर दी, तो वहाँ क्या होगा, दोनों बेकरीज के बीच कंपटीशन होगा। और हो सकता है कि जो पहले वहाँ से स्टैब्लिश था, जो पहले वहाँ से बिजनेस कर रहा है, जिसकी पहले बेकरी की शॉप थी, बेकरी थी, वो अब कम चलने लगे, क्योंकि वहाँ पर क्या हो गया, एक न्यू पर्सन की, एक न्यू शॉप की एंट्री हो चुकी है। तो इसकी फर्स्ट शक्ति क्या बताती है कि इसमें कंपटीशन बढ़ता है। जब भी किसी भी इंडस्ट्री में या किसी भी कंपनी में कोई नया एंटर करता है, कोई पर्सन, कोई कंपनी नया एंटर करती है, तो क्या है, एक शक्ति भी है और एक खतरा भी है, किसके लिए, उस कंपनी के लिए और उस इंडस्ट्री के लिए। सेकंड है बार्गेनिंग पावर ऑफ बायर्स, खरीदारों की सौदेबाजी शक्ति। मतलब आप किससे कोई सामान खरीदने हैं, ठीक है, आप कपड़े ही लेने जाते हैं, तो जो आप बार्गेनिंग करते हैं उसमें कितनी शक्ति होती है, वो क्यों, उसमें क्या शक्ति होती है वो देखेंगे। बायर्स पावर शो हाउ मच इन्फ्लुएंस कस्टमर्स हैव और टू डिमांड लोअर प्राइस, बेटर क्वालिटी और मोर सर्विसेज, ठीक है। खरीदारी की शक्ति बताती है, मतलब जो हम खरीदारी करते हैं, जो हम चीज़ें खरीदारी करते हैं उसमें कौन सी कितनी शक्तियाँ होती, कैसे, क्योंकि ग्राहक कीमत कम करवाने, मतलब जो कस्टमर है और वो कोई चीज़ खरीदने जाता है उसको क्या करेगा, उससे कीमत कम करेगा, ठीक है। और क्या, बेहतर गुणवत्ता, वो ये देखता है कि वो जो प्रोडक्ट खरीद रहा है उसकी क्वालिटी क्या है, मांग करने में कितना दबाव डाल सकता है। मान लो कोई चीज़ 1000 रुपये की है और आप उसको डायरेक्ट 300-400 में मांगते हैं, ठीक है, तो क्या होगा, वो जो दुकान वाला है वो भी आपको क्या चीज़ सोच समझ के देगा कि वो कितने में आपको आई थी, उसने कितने में लिया था, उस हिसाब से क्या करेगा, वो उस चीज़ को देगा। तो क्या होगा, उसमें क्या फोर्स पड़ा, किसका, बायर्स का, जो उसमें जो कस्टमर खरीदारी कर रहा है उसकी क्या पड़ी, उसकी फोर्सेस पड़ी उस चीज़ में। एग्जाम्पल देखिए, ऑनलाइन शॉपिंग में अमेज़न, फ्लिपकार्ट, मीशो पर एक ही प्रोडक्ट मिलता है, ठीक है। आप कोई प्रोडक्ट देखते हैं, जैसे आपने फ्लिपकार्ट पे देखा और फ्लिपकार्ट में वो चीज़ 1500 की मिल रही है, आप पहले चेक करेंगे कि वो मीशो पे कितना मिल रहा है, कितने का मिल रहा है, अमेज़न पे कितना मिल रहा है, ठीक है, आप पहले चेक करेंगे। और जिस भी इस ऐप में आप फ्लिपकार्ट में देख रहे हैं, अमेज़न में देख रहे हैं, मीशो, जिस भी इसमें आपको कम लग रहा है कि हाँ ठीक है मीशो में ये चीज़ कम की मिल रही है, आप क्या करेंगे, आप मीशो से शॉपिंग करेंगे। इसमें क्या है, एक बायर्स की शक्ति है, ठीक है, बायर्स की फोर्सेस है,
क्यों? क्योंकि आपने तीनों चीज़ को एनालिसिस किया, आपने अमेज़न चेक किया, आपने मीशो चेक किया, आपने फ्लिपकार्ट चेक किया, और वो चीज़ जहाँ आपको कम में मिली, आपको कम प्राइस में मिली आपने वहाँ से क्या किया? शॉपिंग किया। तो क्या थी? सेकंड फोर्सेस थी पोर्टर की। थर्ड है बार्गेनिंग पावर ऑफ सप्लायर्स, आपूर्तिकर्ता की सौदेबाजी। बायर्स पावर शो हाउ मच कंट्रोल सप्लायर्स हैव ओवर प्राइजेस, क्वालिटी एंड अवेलेबिलिटी ऑफ न्यू मटेरियल या रॉ मटेरियल। आपूर्तिकर्ता मतलब जो सप्लायर होता है उसकी शक्ति क्या कहती है? हम जैसे इसके पहले क्या देखा था? एक बायर्स की शक्ति, एक खरीदने वाले की शक्ति क्या होती है? खरीदने वाली की शक्ति क्या हुई थी? वो किसी शॉप में जाता है तो उस चीज़ का जो प्राइस है उसमें बार्गेनिंग करता है कि वो 1000 की तो हमें उसको 500 में चाहिए, तो एक उसकी शक्ति हुई। ठीक है, अब इसमें देखेंगे कि जो सप्लायर होता है उसकी क्या क्या शक्तियाँ हो सकती है। तो सप्लायर सामग्री की कीमत, गुणवत्ता या सप्लाई पर कितना नियंत्रण रखते हैं। मान लो अगर उससे जो सप्लायर है उसने वो सामान को 1000 रुपये में लाया है तो उसकी प्राइस क्या बताएंगे? 2000, 2500 तक, कम से कम 1-2 गुना उसकी जो प्राइसेस उसको बढ़ा देते हैं। तो क्या है? एक सप्लायर की शक्ति है, सप्लायर में की एक फोर्स है। ठीक है, एग्जाम्पल देखिए, अगर मोबाइल बनाने वाली कंपनी को चिप केवल 2-3 सप्लायर ही देते हैं। मान लो एक कंपनी जो मोबाइल बनाती है, ठीक है, और कंपनी मोबाइल बना रही है और उस मोबाइल में जो चिप लगती है वो सिर्फ उसको 2-3 सप्लायर ही दे रहे हैं। ठीक है, और 2-3 सप्लायर ही उसको चिप सप्लाई करेंगे और सप्लायर दाम बढ़ा दें। जो सप्लाई कर रहे हैं, जो चिप सप्लाई कर रहे हैं उस कंपनी को, वो सप्लायर्स और उस चिप का प्राइस बढ़ा दें। ठीक है, उसका दाम ज़्यादा बढ़ा देंगे, फिर भी क्या होगा? कंपनी को उसी दाम पर, जो दाम उसने बढ़ाया उसी दाम पर उसको क्या करना पड़ेगा? लेना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि वो कंपनी मोबाइल बनाने वाली कंपनी है और किसी भी मोबाइल में चिप लगाना ज़रूरी होता है, बिना चिप के मोबाइल होता नहीं है। इसलिए एक सप्लायर की शक्ति है कि वो दाम बढ़ाएगा भी तो क्या होगा? कंपनी चलेगी ही। क्यों? क्योंकि उसको उस चीज़ की ज़रूरत है। तो क्या है? एक सप्लायर की शक्ति है। हमने 3 शक्तियाँ देखी। फर्स्ट में क्या देखा था हमने? फर्स्ट में देखा था एक न्यू पर्सन या न्यू कंपनी जब कंपटीशन में उतरती है या किसी कंपनी में भाग लेती है, ठीक है, तो कैसे क्या कर सकती है, कितना कंपटीशन बढ़ा सकती है। सेकंड हमने देखा था कि एक जो व्यक्ति है अगर वो खरीदारी करता है तो उस चीज़ में उसके प्राइस में कितना कंट्रोल ला सकता है। थर्ड हमने देखिए सप्लायर की शक्ति क्या होती है। अब देखेंगे हम थ्रेड्स ऑफ सब्स्टिट्यूट, प्रतिस्थापन। ठीक है, प्रतिस्थापन उत्पादों का खतरा। द थ्रेट ऑफ सब्स्टिट्यूट रिफर टू द अवेलेबिलिटी ऑफ डिफरेंट प्रोडक्ट दैट कैन रिप्लेस यूर प्रोडक्ट। प्रतिस्थापन का खतरा बताता है कि ऐसे और कौन से प्रोडक्ट मौजूद है जो आपके प्रोडक्ट को रिप्लेस कर सकते हैं। प्रतिस्थापन का मतलब है कि मार्केट में या आपके डेली यूज़ में ऐसा कौन सा प्रोडक्ट है जिसका यूज़ आप डेली करते हैं और वो आपको ना मिले, आप उसके जगह दूसरा प्रोडक्ट यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, अगर आप उस चीज़ के बदले दूसरा प्रोडक्ट यूज़ करते हैं मतलब क्या होगा? उसका सब्स्टिट्यूट, उसका प्रतिस्थापन क्या होगा? डेली कम होता जाएगा। क्यों? क्योंकि आप उसके जगह दूसरा प्रोडक्ट यूज़ कर रहे हैं। ठीक है, एग्जाम्पल देखिए, टी का सब्स्टिट्यूट कॉफ़ी है, शुगर का सब्स्टिट्यूट गुड़ है। ठीक है, अगर आप चाय पीते हैं, ठीक है, अगर आप चाय पीना बंद कर तो आप कॉफ़ी पी सकते हैं। ठीक है, आप शक्कर की चाय पी रहे हैं, आप शक्कर की चाय नहीं पीते हो, आप गुड़ की चाय पी सकते हैं। तो क्या है? का ये सब्स्टिट्यूट है। अगर सब्स्टिट्यूट मिल जाने से क्या होता है? जो ओरिजिनल प्रोडक्ट है उसकी जो सब्स्टिट्यूट होती है वो कम हो जाती है, या उसकी जो प्रोडक्टिविटी होती है वो क्या हो जाती है? कम हो जाती है। क्यों? क्योंकि आपके पास ऑप्शन है, आप टी का यूज़ नहीं करेंगे आप कॉफ़ी का यूज़ कर सकते हैं, आप शुगर का यूज़ नहीं करेंगे आप गुड़ का यूज़ कर सकते हैं। आपके पास एक सब्स्टिट्यूट होता है, एक प्रोडक्ट को बदलने की शक्ति होती है। ठीक है, ये क्या है? एक पोर्टर की 5 फोर्सेस का की 4th फोर्सेस है ये। ठीक है, अगर लोग सब्स्टिट्यूट ले ले तो ओरिजिनल प्रोडक्ट की डिमांड कम हो जाती है। मतलब अगर आप एग्जाम्पल समझे तो, और आप चाय पीते हैं, आप चाय पीना बंद कर देते क्या होगा? आप कॉफ़ी पी सकते हैं, या टी आप बंद ही कर दे तो आप कॉफ़ी का यूज़ कर सकते हैं पूरी तरीके से। ठीक है, मतलब सब्स्टिट्यूट के आने पर जो ओरिजिनल प्रोडक्ट है, एक्चुअल प्रोडक्ट है, उसकी मांग कम हो जाती है, उसकी प्रोडक्टिविटी कम हो जाती है।
फिफ्थ है इंडस्ट्रियल रिवलरियर, मतलब उद्योग में प्रतिद्वंदता। इंडस्ट्रियल रिवलरियर रिफर टू द लेवल्स ऑफ कॉम्पिटिशन एमंग द एक्साइटिंग फर्म इन द इंडस्ट्री। उद्योग में प्रतिद्वंदता बताती है कि मार्केट में पहले से मौजूद कंपनियों के बीच कितना कंपटीशन है, मतलब जो भी कंपनी वहाँ पर है, जो अभी इस्टेब्लिश है, उसमें कितना कंपटीशन हो सकता है। मान लो कि एक इंडस्ट्री है, उस इंडस्ट्री के अंदर एक कंपनी है, ठीक है। अब उस इंडस्ट्री के अंदर दूसरी कंपनी और आ जाए, ठीक है, तो दोनों कंपनीज के बीच क्या होगा, अच्छा कंपटीशन हो जाएगा, ठीक है। ये क्या है, 5 फोर्सेस की लास्ट फोर्सेस है। एग्जाम्पल समझिए, टेलीकॉम इंडस्ट्री में जियो, एयरटेल, वोडाफोन सभी सेम प्लान्स देते हैं, ठीक है। सभी सेम प्लान्स देखेंगे तो क्या होगा, सभी के बीच कंपटीशन ज़्यादा रहेगा। क्यों? क्योंकि सबके जो मतलब कहना चाहिए जो टेलीकॉम इंडस्ट्री है उसमें क्या हुआ, 3-4 प्रकार के सभी प्रकार के प्लान्स थे, जियो, एयरटेल, वोडाफोन। अब जियो भी है, एयरटेल भी है, वोडाफोन भी है, तीनों कंपनी इस्टेब्लिश है, ठीक है। तीनों कंपनी एक ही इंडस्ट्री के अंदर काम करी तो तीनों के बीच क्या होगा, कंपटीशन होगा। सिंपल सा ले तो अगर आप कोई शॉप ओपन करते हैं, आपकी शॉप के सामने कोई और शॉप ओपन हो जाए, या फिर उसी चीज़ की, जैसे आप किराना दुकान है आपकी और आपके पास ही कोई किराना दुकान ओपन कर ले, क्या होगा, आपका प्रॉफिट कम होता जाएगा, ठीक है। यही है इंडस्ट्रियल रिवलरियर। ठीक है, तो यही हमारी 5 फोर्सेस थे जो पोर्टर ने दी थी। फर्स्ट क्या था, फर्स्ट थ्रेट ऑफ न्यू इंटायर्स, मतलब आप अगर किसी कंपनी का चला रहे हैं या आप किसी मार्केट में न्यू एंट्री करते हैं तो आपका कंपटीशन कितना बढ़ जाता है, या उन जो पहले से इस्टेब्लिश कंपनी रहती है उनका कंपटीशन कितना बढ़ जाता है, ठीक है। ये क्या है हमारे लिए या हमारी कंपनी के लिए, हम कोई बिजनेस स्टार्ट कर रहे हैं तो हमारे लिए क्या है, एक शक्ति है। सेकंड है बार्गेनिंग पावर ऑफ बायर्स, मतलब आप किसी चीज़ की खरीदारी करते हैं तो जो बायर्स होता है, मतलब हम खरीदारी कर रहे हैं तो हमारी शक्तियाँ क्या होगी, क्यों, क्योंकि हम उस चीज़ की बार्गेनिंग करेंगे और वो सामान हमने 500 का बताया, हम उसको 300 मांगेंगे, तो क्या है, वो हमारी शक्ति है। थर्ड क्या था, बार्गेनिंग पावर सप्लायर्स, जो चीज़ें सप्लाई कर रहे हैं, जिसके पास से प्रोडक्ट आगे जाता है, उनकी शक्तियाँ भी है, क्यों, क्योंकि वो उस प्रोडक्ट की जो प्रोडक्टिविटी अच्छी हो रही है तो उसका दाम बढ़ा देंगे। फोर्थ है थ्रेट ऑफ सब्स्टिट्यूट। सब्स्टिट्यूट का मतलब, अगर आपके पास 2 प्रोडक्ट हैं, ठीक है, आप डेली जिस प्रोडक्ट को यूज़ कर रहे हैं, आप उसको ना करते हुए उसकी जगह कोई दूसरा प्रोडक्ट यूज़ कर रहे हैं, मतलब क्या होगा, उसका सब्स्टिट्यूट कम होगा, वो चीज़ें उस प्रोडक्ट का यूज़ कम होने लग जाएगा और चीज़ें धीरे धीरे क्या होगी, बंद हो जाएगी, ठीक है। फिफ्थ क्या है, इंडस्ट्रियल रिवेलियर, मतलब अगर आप कोई चीज़ या कंपटीशन किसी कंपनी के साथ कर सकते हैं या किसी सिंपल छोटा बिजनेस से भी स्टार्ट कर सकते हैं। जैसे कि मैं आपको अभी एग्जांपल बताया था किराना शॉप का। किराना शॉप क्या है, आप अगर किराना शॉप कोई आपके सामने चला रहा है और आप वहाँ दूसरा किराना शॉप स्टार्ट कर रहे हैं तो क्या होगा, दोनों किराना शॉप के बीच अच्छा कॉम्पिटिशन हो जाएगा, ठीक है। ये थी पोर्टर की 5 फोर्सेज। ठीक है, वो पोर्टर की 5 फोर्सेस थी, छोटा सा टॉपिक था। अब देखते हैं पेस्ट एनालिसिस, ठीक है। पेस्ट एनालिसिस क्या, ये भी एक छोटा सा टॉपिक है। तो पेस्ट एनालिसिस में क्या, पी का मतलब पॉलिटिकल होता है, ई का मतलब इकोनॉमिक, एस का मतलब सोशल और टी का मतलब होता है टेक्नोलॉजी, ठीक है। ये 4 फैक्टर्स होते हैं, जैसे कि पॉलिटिकल फैक्टर्स, इकोनॉमिक फैक्टर्स, सोशल फैक्टर और टेक्नोलॉजी फैक्टर। जो पेस्ट एनालिसिस है ये क्या है, एक बिजनेस टूल है, ठीक है। और आप कोई बिजनेस स्टार्ट कर रहे हैं या आप कोई बिजनेस पहले से कर रहे हैं तो उसको समझने का एक तरीका है। सिंपल सा मीनिंग बोले तो पेस्ट एनालिसिस एक बिजनेस टूल है जो किसी भी कंपनी के एक्सटर्नल इन्वायरमेंट मतलब पॉलिटिकल फैक्टर्स, इकोनॉमिक फैक्टर्स, सोशल फैक्टर, टेक्नोलॉजी फैक्टर्स, ठीक है। मतलब राजनीतिक कारण, आर्थिक कारण, सामाजिक कारण और जो तकनीकी कारण,
ये क्या होगा, ये एक एक्सटर्नल फैक्टर्स होगा, किसी कंपनी के, किसी इंडस्ट्री के, या आप कोई किसी भी कंपटीशन में भाग ले रहे हैं तो किसी भी कंपनी के जो एक्सटर्नल फैक्टर्स है उसको अच्छे से समझ सकते हैं। उसके बाद आप एक नई स्ट्रेटजी तैयार कर सकते हैं या नया कोई प्लान तैयार कर सकते हैं। ठीक है, सिंपल से एक जो पेस्ट एनालिसिस है वो क्या है, एक पेस्ट एनालिसिस एक राजनीतिक टूल है या फिर एक बिजनेस टूल है जो किसी भी कंपनी के एक्सटर्नल इन्वायरमेंट को समझने के तरीके को समझाता है। पेस्ट एनालिसिस इज अ स्ट्रेटजिक टूल यूज्ड टू अंडरस्टैंड हाउ पॉलिटिकल, इकोनॉमिक, सोशल एंड टेक्नोलॉजिकल फैक्टर्स of the external environment affect an organization or businesses। जैसे मैंने आपको बताया जो पेस्ट एनालिसिस है वो क्या है, एक राजनीतिक टूल है या एक बिजनेस टूल है जिसमें यह समझा जाता है कि किसी भी ऑर्गेनाइजेशन या किसी भी व्यवसाय या किसी भी बिजनेस को करने के लिए उसके एक्सटर्नल जो फैक्टर्स होते हैं कौन कौन से, पॉलिटिकल, इकोनॉमिक और सोशल, जैसे हिंदी में कहा जाता है राजनीतिक, आर्थिक, सामाजिक और तकनीकी, इन कारणों को समझने के लिए ही पेस्ट एनालिसिस टूल का यूज़ किया जाता है। ठीक है, पेस्ट एनालिसिस फ्रांसिस जे एगुलर ने 1967 में दिया था। उन्होंने अपनी किताब स्कैनिंग द बिजनेस इन्वायरमेंट में यह कॉन्सेप्ट बताया था। ठीक है, मतलब जो उनकी बुक थी स्कैनिंग द बिजनेस इन्वायरमेंट, उसी में उन्होंने पेस्ट एनालिसिस का क्या किया था, पेस्ट एनालिसिस को बताया था। ये कॉन्सेप्ट इसी किताब में देखा जाता है। अब हम ये देखते हैं कि जो 4 फैक्टर्स है जो किसी भी बिजनेस को या किसी भी कंपनी के एक्सटर्नल इन्वायरमेंट को बताते हैं वो क्या क्या थे। जैसे क्या क्या है मैंने आपको बताया अभी, पॉलिटिकल फैक्टर्स, इकोनॉमिक फैक्टर, टेक्नोलॉजी फैक्टर और सोशल फैक्टर, ये 4 फैक्टर्स पढ़ेंगे हम पेस्ट एनालिसिस में। फर्स्ट है पॉलिटिकल फैक्टर्स। अब हम देखते हैं कि किसी भी कंपनी में जो एक्सटर्नल इन्वायरमेंट होते हैं, जो एक्सटर्नल इन्वायरमेंट मतलब जो बाहरी वातावरण होता है, बाहरी इन्वायरमेंट होता है किसी भी कंपनी का, उसमें पॉलिटिकल फैक्टर्स कौन कौन से हो सकते हैं या किस प्रकार से हो सकते हैं। ठीक है, पॉलिटिकल फैक्टर्स आर रिलेटेड टू गवर्नमेंट रूल्स, लॉ एंड पॉलिटिकल डिसीजन दैट अफेक्ट अ बिजनेस। ठीक है, पॉलिटिकल फैक्टर का मतलब है सरकार के नियम, मतलब गवर्नमेंट जो रूल्स देती है किसी भी बिजनेस को स्टार्ट करने में या किसी कंपनी को स्टार्ट करने में, जो भी सरकार नियम देती है, जो उनके लॉस होते हैं, जो कानून होते हैं, और जो फैसले को किसी बिजनेस या संगठन को प्रभावित करते हैं। मतलब आप किसी बिजनेस स्टार्ट कर रहे हैं, किसी कंपनी को स्टार्ट कर रहे हैं, तो जो रूल्स, जो रेगुलेशन कंपनी फॉलो करती है गवर्नमेंट के, ठीक है, वो देखेंगे हम कि वो पॉलिटिकल फैक्टर्स कैसे प्रभावित करते हैं हमारे बिजनेस को या उस हमारी कंपनी को। ठीक है, अगर सरकार किसी प्रोडक्ट पर नया टैक्स लगा देती है, मान लो आपकी कोई कंपनी है, आप उसमें जो प्रोडक्ट लॉन्च कर रहे हैं या जिस प्रोडक्ट की प्रोडक्टिविटी कर रहे हैं उस पर जो हमारे गवर्नमेंट है, ठीक है, हमारे गवर्नमेंट उसका जो टैक्स है वो बढ़ा देती है। ठीक है, उसका टैक्स चेंज कर देती है, तो उस प्रोडक्ट की कीमत बढ़ सकती है। टैक्स चेंज होगा, ठीक है, तो उसकी क्या होगी, प्रोडक्टिविटी बढ़ेगी और उसका जो प्राइस है वो भी क्या होगा, बढ़ेगा। ठीक है, तो जो पॉलिटिकल फैक्टर था हमारा टैक्स वाला, जो गवर्नमेंट रूल्स थे, ठीक है, जो लॉस है, जो रेगुलेशन थे, इससे क्या हुआ, हमारे बिजनेस पे, हमारे कंपनी पर इफेक्ट पड़ा। क्योंकि इससे हमारा जो प्रोडक्ट था उसका टैक्स बढ़ा, टैक्स बढ़ने के साथ साथ क्या हुआ, उसकी प्रोडक्टिविटी के साथ उसका प्राइस भी बढ़ा। तो क्या हुआ, इस इंटरनल फैक्टर ने हमारी कंपनी पर, हमारे प्रोडक्ट पे या हमारे ऑर्गेनाइजेशन के किसी भी प्रोडक्ट पे क्या किया, प्रभाव डाला या इफेक्ट डाला। ठीक है, देखते हैं कि इसकी मुख्य बातें, टैक्स पॉलिसी। ठीक है, पॉलिटिकल फैक्टर्स के में क्या क्या आ सकते हैं, टैक्स पॉलिसी, सरकार का टैक्स सिस्टम, लेबर लॉ, मजदूरों से जुड़ा कानून, मतलब जो एम्प्लॉयज़ काम कर रहे हैं, जो लेबर्स काम कर रहे हैं किसी भी कंपनी में, उससे रिलेटेड जो भी रूल्स होते हैं वो क्या होते हैं, पॉलिटिकल रूल्स में आते हैं। गवर्नमेंट स्टेबिलिटी, सरकार स्थिर है या नहीं है। ट्रेड रिस्ट्रिक्शन, आयात निर्यात पर रोक, जो सामान एक्सपोर्ट हो रहा है, इंपोर्ट हो रहा है, उस पर रोक। ठीक है, ये सारी चीज़ें जो पॉलिटिकल फैक्टर्स है ये क्या कर रहे हैं, हमारे बिजनेस पे, हमारी इकोनॉमी में क्या कर रहे हैं, प्रभाव पड़ रहे हैं या उनसे प्रभाव पड़ रहा है हमारे किस पे, कंपनी पे या बिजनेस पर। सब्सिडी, सरकार की मदद, छूट।
ठीक है। जो भी पॉलिटिकल फैक्टर्स थे, इनसे क्या हुआ, हमारे कंपनी पे, हमारे ऑर्गेनाइजेशन पे क्या हुआ, इफेक्ट पड़ा। ठीक है, उसका मानना ये है कि जो पॉलिटिकल फैक्टर्स होते हैं, इससे क्या कर सकते हैं, हम समझ सकते हैं आप नई स्ट्रेटजी बना रहे हैं, नया कोई प्लान तैयार कर रहे हैं, या आप कोई नई कंपनी स्टार्ट करें, तो ये पॉलिटिकल फैक्टर्स बताते हैं कि आपको किस तरह से स्ट्रेटजी बनानी है और इस तरीके से प्लान तैयार करना है, ताकि जो आप बिजनेस स्टार्ट कर रहे हैं वो अच्छा हो सके। अब देखते हैं इकोनॉमिक फैक्टर। ठीक है, फर्स्ट हमने देखा पॉलिटिकल फैक्टर्स। पॉलिटिकल फैक्टर्स में हमने देखा जो क्या, गवर्नमेंट के रूल्स। उसका सिंपल सा मीनिंग क्या था, पॉलिटिकल फैक्टर में क्या आया, गवर्नमेंट के रूल्स, कानून, वो लॉस, रेगुलेशन। ठीक है, अब सेकंड है इकोनॉमिक फैक्टर, मतलब आर्थिक कारक। हमारी कंपनी या बिजनेस हम स्टार्ट कर रहे हैं तो उसमें आर्थिक कारण कौन कौन से हो सकते हैं, या हमें किस चीज़ को समझना चाहिए। Economic factors are related to the country's company and financial condition that affect a business. ठीक है, इकोनॉमिक फैक्टर का मतलब होता है देश की आर्थिक स्थिति जो किसी बिजनेस या संगठन को प्रभावित करती है। मतलब हमारे देश का जो इकोनॉमिक सिस्टम है, जो इंटरेस्ट रेट बढ़ रहा है, मार्केट स्लो डाउन हो रहा है, ये सारी चीज़ें क्या करती है, हमारे बिजनेस पे, हमारी कंपनी पे क्या करती है, इफेक्ट डालती है। इससे हमारा बिजनेस क्या होता है, प्रभावित होता है। ये क्या है, एक इंटरनल एक्सटर्नल फैक्टर है, किसके लिए, हमारे बिजनेस या कंपनी के लिए। देखो जैसे कि एग्जाम्पल दिया है, अगर महंगाई बढ़ जाती है तो लोगों की खरीदारी की ताकत कम हो जाती है और कंपनियों की बिक्री घट सकती है। तो इसमें हमने क्या देखा, हमने पेस्ट एनालिसिस क्यों पढ़ रहे हैं, क्योंकि पेस्ट एनालिसिस में हम क्या सीख रहे हैं, एक बिजनेस रूल है, और इसमें हम ये देखते हैं कि चल क्या रहा है मार्केट में, कौन सी चीज़ें बदल रही है, ये सारी चीज़ें देखने के लिए। ठीक है, अगर जैसे मार्केट में महंगाई बढ़ जाती है तो क्या होगा, महंगाई बढ़ेगी तो लोगों का सामान खरीदना कम हो जाएगा, आप चीज़ें कम खरीदेंगे या पूरा कम हो जाएगा, आप वो चीज़ें देख देख खरीदेंगे, जो चीज़ें का प्राइस बढ़ जाएगा उसको नहीं खरीदेंगे। ठीक है, आप अगर डेली यूज़ का सामान है तो आप उसको कम से कम यूज़ करेंगे। ठीक है, ये सारी चीज़ें होगी, उससे क्या होगा, कंपनियों का लॉस होगा। ठीक है, जो कंपनी उस प्रोडक्ट को बना रही है उसका क्या होगा, लॉस होगा। तो ये क्या था, इसका एक इंटरनल या एक्सटर्नल फैक्टर्स था। इसमें क्या हो सकता है, जैसे महंगाई दर का बढ़ना, इंटरेस्ट रेट का बढ़ना। क्या इकोनॉमिक फैक्टर है, इंटरेस्ट रेट का बढ़ना। अनएम्प्लॉयमेंट मतलब बेरोजगारी, अगर महंगाई बढ़ेगी तो क्या होगा, महंगाई बढ़ेगी, सामान महंगा होगा। ठीक है, सामान महंगा होगा, कंपनियां भी क्या, कंपनी ग्रोथ कम होगी, अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ेगा। ठीक है, कंपनी कम से कम चलना चालू, कंपनियां का घाटा होगा तो कंपनियां कुछ ही एम्प्लॉयज़ रखेगी, इसलिए इससे क्या होगा, एम्प्लॉयमेंट बढ़ेगा। इकोनॉमिक ग्रोथ मतलब जो हमारे देश का इकोनॉमिक सिस्टम है, जो हमारे देश की आर्थिक स्थिति है, उसमें भी क्या होगी, कमजोरी आएगी, वीकनेस आएगी। एक्सचेंज रेट, ठीक है, जो विदेशी मुद्रा है, विदेशी मुद्रा की दर भी क्या होगी, कम होगी। तो क्या एक ये था इकोनॉमिक फैक्टर, किसी भी कंपनी या किसी भी बिजनेस को स्टार्ट करने से पहले आप क्या कर सकते हैं, इसको देख सकते हैं कि हमारा देश का इकोनॉमिक सिस्टम कैसा है। थर्ड है सोशल फैक्टर, सामाजिक कारण क्या क्या हो सकते हैं। सोशल फैक्टर आर रिलेटेड टू पीपल्स कल्चर, लाइफ स्टाइल, बिलीफ एंड पॉपुलेशन दैट अफेक्टेड अ बिजनेस। ठीक है, जो सोशल फैक्टर का मतलब है, सोशल फैक्टर का मतलब है कि लोगों की सोच क्या है। ठीक है, आप कोई बिजनेस स्टार्ट करने से पहले या किसी कंपटीशन में हिस्सा लेने से पहले आपने जो इंटरनल फैक्टर्स, एक्सटर्नल फैक्टर्स देखा, उसमें ये भी चीज़ें मायने रखती है कि लोगों की सोच क्या है उस चीज़ को लेकर, उस प्रोडक्ट को लेकर, उनकी संस्कृति क्या है, रहन सहन, जनसंख्या से जुड़ी चीज़ों को किसी भी बिजनेस को प्रभावित करती है। मतलब लोगों की सोच, उनका लाइफ स्टाइल, मतलब उनका जीवन जीने का तरीका। ठीक है, ये सारी चीज़ें क्या करती है, किसी भी बिजनेस को प्रभावित करती है। ठीक है, एग्जाम्पल देखिए, आजकल लोग हेल्थ कॉन्शियस हो गए हैं, इसलिए हेल्थी फूड और जिम की डिमांड बढ़ गई है। ये क्या है, एक सोशल फैक्टर है। ठीक है, आप देख रहे हैं जैसे कि कोई फास्ट फूड का यूज़ कर रहे हैं, उससे क्या हो रहा है, हेल्थ इशू हो रहे हैं, हेल्थ इशू हो रहे हैं, लोग क्या सोच रहे हैं कि वो हेल्दी फूड खाएं, हेल्दी फूड खाएंगे। ठीक
ठीक है। तो उसमें क्या हो गया, जो लोग अपने को स्वस्थ रखने के लिए, अपने को हेल्दी रखने के लिए क्या कर रहे हैं, जिम की डिमांड कर रहे हैं। ये क्या है, एक सामाजिक कारण है। एक समाज कहता है कि उस चीज़ का यूज़ किया जाए, ठीक है। इसमें क्या क्या आते हैं, अपना कल्चर, हमारी संस्कृति, लाइफ स्टाइल, एजुकेशन लेवल, कि हमारे देश का एजुकेशन मतलब हमारे जो सिस्टम है, हमारा जो देश है उसमें एक सोशल वेलफेयर क्या कहता है कि हमारे जो कल्चर है उसमें कितने लोग पढ़े लिखे हैं, कितने लोग अनपढ़ हैं, मतलब एजुकेशन लेवल कितना है। पॉपुलेशन ग्रोथ, जनसंख्या बढ़ रही है, घट रही है। एटीट्यूड एंड बिलीव्स, लोगों की सोच क्या है और लोगों का विश्वास किस चीज़ पर है। ये क्या है, एक सोशल फैक्टर है जो पूरा समाज के लिए होता है कि समाज क्या सोच रहा है, समाज कैसे जी रहा है, समाज में कितना एजुकेशन लेवल है, ठीक है। जनसंख्या कितनी बढ़ रही है या जनसंख्या घट रही है, लोगों की सोच, उनका विश्वास किस चीज़ पर है। ये क्या है, एक सोशल वेलफेयर या सोशल फैक्टर्स कहलाते हैं, जो किसी भी बिजनेस को स्टार्ट करने के लिए स्टार्ट करने से पहले इनको समझना बहुत ज़रूरी है। लास्ट है टेक्नोलॉजिकल फैक्टर्स। टेक्नोलॉजिकल फैक्टर्स मतलब टेक्नोलॉजी फैक्टर आर रिलेटेड टू न्यू टेक्नोलॉजी एंड इनोवेशन दैट अफेक्ट अ बिजनेस। तो टेक्नोलॉजी फैक्टर का मतलब है नई तकनीक और आविष्कार जो किसी बिजनेस या संगठन को काम करने के तरीकों को बदलती है। मतलब अगर न्यू टेक्नोलॉजी का यूज़ होगा, न्यू टेक्नोलॉजी आएगी तो क्या होगा, जो पुरानी टेक्नोलॉजी वो धीरे धीरे समाप्त होते जाएगी, ठीक है। एक टेक्नोलॉजी फैक्टर है कि आप जो चल रहा है, अभी जो चल रहा है, न्यू जो टेक्नोलॉजी आ रही है उसका यूज़ किया जाए और जो पुरानी टेक्नोलॉजी है उसको रद्द किया जाए, ठीक है। इसमें क्या, जैसे कि देखिए ऑनलाइन शॉपिंग ऐप्स अमेज़न, फ्लिपकार्ट आने से लोगों को दुकानों पर जाना कम कर दिया। क्या हो गया, जो नई टेक्नोलॉजी आ गई, नए प्रोडक्ट जैसे कि लॉन्च हुए, हमने क्या किया, हमने ऑनलाइन शॉपिंग स्टार्ट कर दिया। हमने अमेज़न से, फ्लिपकार्ट से, मीशो से चीज़ें ऑर्डर करना स्टार्ट कर दिया। हम दुकानों पर जाना कम कर दिया। क्या, एक टेक्नोलॉजी का यूज़ है। पहले ये टेक्नोलॉजी नहीं चलती थी। सबसे पहले क्या होता था, पहले हमको हर चीज़ के लिए दुकान जाना पड़ता था, ठीक है, शॉपिंग करनी पड़ती थी। अब क्या होता है, अब हम ऑनलाइन शॉपिंग का यूज़ करके तुरंत में चीज़ें मंगवा लेते हैं। 10 मिनट में आजकल डिलीवरी हो जाती है किसी भी प्रोडक्ट की। तो क्या है, न्यू टेक्नोलॉजी का यूज़ है। न्यू टेक्नोलॉजी का यूज़ करते करते क्या हो रहा है, जो पुरानी टेक्नोलॉजी वो रद्द हो रही है या कम हो रही है। इसमें क्या है, नए इन्वेंशन मतलब नए आविष्कार, ऑटोमेशन, मशीनों का काम होना, सब चीज़ें क्या हो रही है, सब न्यू टेक्नोलॉजी का यूज़ करके हो रही है। इंटरनेट एंड डिजिटल ग्रोथ, स्मार्टफोन का बढ़ना, नई टेक्नोलॉजियों पर रिसर्च, ये सारी चीज़ें क्या है, एक टेक्नोलॉजी है जो नई टेक्नोलॉजी का यूज़ कर रहे हैं, जो पुरानी टेक्नोलॉजीज को रद्द कर रहे हैं, ठीक है। ये क्या है, ये किसी कंपनी में या किसी ऑर्गेनाइजेशन में हमको कोई कंपटीशन लेना है या किसी मार्केट को जांचना है कि वो कैसा काम कर रहा है, उसके लिए क्या है, एक्सटर्नल फैक्टर्स हैं। ठीक है, तो यही था पेस्ट एनालिसिस। क्या होता है, पेस्ट एनालिसिस क्या है, एक बिजनेस टूल है जिसमें क्या हुआ था, किसी भी कंपनी या किसी भी ऑर्गेनाइजेशन का जो एक्सटर्नल फैक्टर्स है, एक्सटर्नल इन्वायरमेंट है, बाहरी वातावरण है, उसको जांचने के लिए, उसको एनालिसिस करने के लिए पेस्ट एनालिसिस का यूज़ किया जाता है, ठीक है। ठीक है, आज के 2 टॉपिक थे। आई होप आपको दोनों टॉपिक क्लियर हो गए होंगे।